अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज के दिन हम इंटरनेशनल इकोनॉमी को ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी जो तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, इंटरनेशनली एक रिसेशन सामने आ रहा है जिसका इम्पैक्ट हम एशियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं। एक डीमोरलाइजेशन है, एक काफ़ी हद तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ सकते हैं। लेकिन अब तक की सिचुएशन के मुताबिक अगर हम देखें तो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी क्लियर दिखाई देता है। अगर हम बात करें हमारी मार्केट की, तो हमारी मार्केट इज़ परफॉर्मिंग वेल। आज के दिन भी 100 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, 77,190 के करीब में क्लोजर रहा। इट मींस कि यहाँ पे एक अच्छी चेंज इस हिसाब से भी मौजूद है कि जो हमारे पास एक शॉक एग्जॉर्ब करने की जो एक पावर है, शॉक अगर हम बात करें जो शॉक आ रहे हैं इंटरनेशनली, वो एब्जॉर्बेंस हो रही है हमारी मार्केट में। और साथ साथ उसकी वजह से भी एक मार्केट का जो एक तसलसल है वो थोड़ा सा एक अपवर्ड डायरेक्शन में कंसोलिडेटेड है। यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि आज की मार्केट में मजीद रिक्वायरमेंट थी या मजीद चांस था कि वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन एक कॉशियसनेस जो कि इंटरनेशनल मार्केट को इम्पैक्ट दे रही है, तो ये हमारी मार्केट ने आज सडनली हमें भी दिखाई। कल के दिन हमने एक नेगेटिव डायरेक्शन देखी थी जो कि एक फॉरवर्ड, एक प्रॉपर इंटरनेशनली जो एक इम्पैक्ट था वो देखा गया था। आज के दिन एक कम है इसका इम्पैक्ट और मार्केट में भी एक अच्छा चांस है। साथ साथ अगर हम बात करें इंटरनेशनली, तो यहाँ पे जापान के अंदर हमने देखा कि पॉलिसी रेट जो है वो इंक्रीज़ किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा इस सेंस में आ रही हैं कि जापान की करेंसी जो है वो अप्रिशिएट कर गई है। पाकिस्तान की मार्केट में इसका इम्पैक्ट ऐसे आएगा कि हमारी जो जापानीज कार्स हैं उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये फर्दर भी डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और इससे क्या इम्पैक्ट होंगे। लेकिन अब तक जो अगर हम देखें थोड़ा सा, तो इंटरनेशनली जो इकॉनमी है वो थोड़ा सा अभी फ्रेजाइल सिचुएशन में दिखाई दे रही है। गोल्ड अप्रिशिएट कर रहा है, सब सेफ हेवन समझ रहे हैं, सब गोल्ड की तरफ बाइंग कर रहे हैं। इंटरनेशनली लोकल मार्केट में भी इसकी अप्रिसिएशन देखी जा रही है, लेकिन अगेन आज की मार्केट में थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं बिहेव देखा गया पाकिस्तान की मार्केट में, और यहाँ पे ये बिहेवियर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा। गोल्ड की प्राइसेस में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया और साथ साथ हमारे डॉलर की प्राइसेस में भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया। सो फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे जो मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान की, वो क्या क्या हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनली यानी कि एफडीआई के जो हवाले से हम बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान की मार्केट में ग्रैब करें। तो ये एक न्यूज़ है जिसकी एक अच्छी चेंज देखी जा रही है कि अब अपकमिंग जो एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 2 साल के लिए $2 बिलियन की आएगी। मर्स्क जो एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, वो एक शिपिंग कंपनी है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और ये 2 साल तक जो है वो की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, विच इज़ $2 बिलियन। और एक अच्छी अमाउंट, एक अच्छा, एक हेल्दी जो है वो एक चेंज रहेगा हमारे पोर्ट्स में, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ड्रेजिंग के हवाले से और भी जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उसमें जो है वो ये काम आएगी। सो पाकिस्तान में एफडीआई के हवाले से बात करेंगे, साथ साथ और इंडिकेटर्स के हवाले से बात करेंगे, कितने जो हमारे पास रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं वो कैसे हैं। और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो पावर के जो इशूज़ हैं उसको टैकल करेंगे, उसके जो इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाएगा। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। अमीन यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ राजा कामरान साहब भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम कहते हैं। आप हैं इकोनॉमिस्ट, सो सर वेरी वार्म वेलकम। तो हमारे साथ अमीन यूसुफ साहब हैं। सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगी, अमीन साहब, एक तरफ जो इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है, ख़ासकर एक रिसेशन की बात है, या हम कह लें कि थोड़ा सा एक गहमा गहमी इस सेंस में कि सब सोच रहे हैं कि हम अपनी इकॉनमी बचाएं। कोई कह रहा है कि हमारे मुल्क में एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं हो रही, जो यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा है मैं उसके हवाले से बात कर रही हूँ, और कोई कह रहा है कि ये अभी जो दौर चल रहा है इसमें हमारी फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं एक्चुअली जो इंटरनेशनली जो सिनेरियो वो चल क्या रहा है? देखिए, अगर यूएस की बात करें तो रिसेशन की बातें कर रहे हैं क्योंकि डेटा अच्छा नहीं आया एम्प्लॉयमेंट का। और प्लस देखिए, पहले था कि 5.5% रेट है यूएस में, अभी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फेड शायद 50 बेसिस पॉइंट, पहले था कि 25 बेसिस पॉइंट, लेकिन अब लग रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट शायद वो कम कर दें, क्योंकि उनको करना पड़ेगा। अगर आप देखें कल अगर की इंटरनेशनल मार्केट सारी ख़राब थी, यूएस की ख़राब थी, जापान की ख़राब थी। जापान में तो चलो डिफरेंट है उसमें तो, क्योंकि जो है इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ा दिया 25 बेसिस पॉइंट, और 17 ईयर्स के बाद बढ़ाया, वरना जीरो पे था और एक ज़माने में माइनस में था, आपको पैसे देने पड़ते थे बैंक में पैसे रखने के लिए। तो 17 ईयर्स के बाद उन्होंने ना 25 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाया। उसका इम्पैक्ट है क्योंकि अगर रेट बढ़ेगा तो आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी, तो महंगी मिलेंगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी हर एक चीज़ की, ये वजह भी है। और प्लस मार्केट ने, लेकिन आज अगर कल देखें तो मार्केट ने 13% जो है ना 1987 के बाद मार्केट 13% नीचे गई है, आज मार्केट ने 10% रिकवर कर लिया।
तो जी। वो ये एक वजह ये भी है, तो ईरान का भी टेंशन चल रहा है कि कोई अटैक कर देगा और फिर क्रूड की सप्लाई मसला हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अभी तो ऑयल प्राइसेस में कमी देखी गई है लेकिन इंटरनेशनली। लेकिन हाँ। लेकिन देखिए, अगर ये हो जाता है तो फिर इसमें सप्लाई का कंस्ट्रेंट आ सकते हैं ना। ये इंटरनेशनल जो है फोरकास्ट ये भी आ रहा है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखिए, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। पहले हमने यूक्रेन का भी नहीं सोचा था कि ये होगा। तो मतलब एवरी मिनट दे समथिंग हैपेंस, देन एवरी सिनेरियो इज चेंज। तो हमें नहीं पता होता 1 मिनट का कोई ऐसा इवेंट इंटरनेशनल हो जाए और पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है। राइट। मैं राजा कामरान साहब से पूछूंगी, सर एक चीज़ सामने है कि यहाँ पर अमीन साहब ने ये कहा कि इंटरनेशनली ऑयल के हवाले से, मैं इस कमेंट को ऐसे पूछना चाहती हूँ आपसे कि एक तरफ हमारे पास तो इश्यूज सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या बन रही हैं? अगर ऑयल प्राइस कम हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर अगर डॉलर सस्ता हो रहा है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है? और साथ साथ अगर गोल्ड के हवाले से बात है तो हमें इस पर क्या मूवमेंट करनी चाहिए? देखिए, इंटरनेशनली अगर अमेरिकन जो इकोनॉमी डाउन होती है तो पाकिस्तान को दो तरह से इम्पैक्ट करती है, क्योंकि अमेरिका जो है पाकिस्तान का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पाकिस्तान के पास जो ट्रेड बैलेंस है वो पाकिस्तान के हक में है। सो अमेरिका को हम ज़्यादा चीज़ें भेजते हैं और वहाँ से कम चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर अमेरिकन इकोनॉमी डाउन होती है, वहाँ पे जो डिमांड है वो कम होती है, तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है हमारी एक्सपोर्ट्स पर आ सकता है। और उसके एक्सपोर्ट्स पर आने से जो है हमारी जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है और लोकल जो प्रोडक्शन है वो मुतासर हो सकती है। दूसरी जो इसका इम्पैक्ट है वो ये है कि अगर अमेरिकन इकोनॉमी डाउन होती है और अमेरिकन इकोनॉमी में जो है उसका डॉलर जो है वो वीक होता है, तो उससे भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत इम्पैक्ट करती है। हमारे पास देखिए कि अभी जो गुज़िश्ता दिनों में 2 साल में हमने जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन फेस किया है, उसमें जो सबसे बड़े फैक्टर्स थे, उसमें एक फैक्टर ये था कि रुपए की कदर जो डॉलर के मुकाबले में है वो तेजी से कम हुई थी। और अब जब हमारे पास इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, वो उस वक्त से है जब हमने रुपी और डॉलर की जो एक पैरिटी थी उसको एक जगह पर लाके होल्ड किया है, और एक छोटे ब्रैकेट में डॉलर और रुपी जो है वो इस वक्त अप एंड डाउन ट्रेड हो रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं। कोई बहुत बड़े जो जंप से जो इम्पैक्ट थे वो नहीं आ रहे हैं। तो उस वजह से हमारी मार्केट इससे बहुत बेहतर है। हाँ, इस वजह से हम देखिए कि हमारी जो फॉरेक्स मार्केट में स्टेबिलिटी आई है उसने हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी पैदा की है। हमारे पास इन्फ्लेशन में कमी आई है, गो के उसके कुछ दीगर इम्पैक्ट्स भी हैं, और उसी स्टेबिलिटी की वजह से जो रुपये की स्टेबिलिटी आई है उससे हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ है, और इन्फ्लेशन बड़ी हद तक, और उस इन्फ्लेशन के कम होने की वजह से हम देख रहे हैं कि अभी तक हम दो जो फीसद शरह सूद है स्टेट बैंक वो कम कर चुका है, और मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में भी हम देख रहे हैं कि ये इम्पैक्ट आएगा और शरह सूद बतदरीज कम होगी। तो पाकिस्तान में ओवरऑल जो कदर है वो डॉलर के वीक होने से हमें इसका फ़ायदा होता है। तो अमेरिकन इकोनॉमी को हम इस दो तरह से देखते हैं। दूसरा जो गोल्ड है, देखिए गोल्ड के इस वक्त दो इस्तेमाल हैं। एक ये है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, ये जो आपकी जितनी इस वक्त हार्डवेयर बन रहा है जिसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, इन तमाम हार्डवेयर में जो है गोल्ड यूज़ होता है, और ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। दैट्स वाई आप अगर इसके बोर्ड को करें तो इसमें से कुछ ना कुछ ग्रामेज गोल्ड की निकल आती है। तो गोल्ड का एक इंडस्ट्रियल यूज़ है। दूसरा गोल्ड का इन्वेस्टमेंट यूज़ है। जो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो गोल्ड की प्राइस में एकदम से हाइप आई है वो इसलिए आई है कि लोग जो हैं अमेरिका में एक्सपेक्टेड है कि वो बॉन्ड की जो प्राइसिंग है वो कम करेगा, तो वो फिर सेफ हेवन गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, और गोल्ड जी, और गोल्ड इस वजह से महंगा हो रहा है। दूसरा, गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूज भी बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे दीगर मुल्क जो हैं अब जब डिजिटाइजेशन की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो गोल्ड के इंडस्ट्रियल यूज में इजाफा होगा और वो भी कीमतों में बढ़ाएगा। तो हर चीज़ के जो इम्पैक्ट हैं वो मल्टीपल हैं, और मल्टीपल तरीके से जो है इकोनॉमीज़ को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं और उसका नुकसान भी हो सकता है। अमेरिकन इकोनॉमी के स्लो डाउन होने का एक और इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो ये है कि ऑयल प्राइसिंग जो है वो मज़ीद कम होगी, क्योंकि अमेरिका में अगर ईंधन की डिमांड कम होगी तो उसके इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उस पर पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि अमेरिका में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं और वहाँ पे पोलराइजेशन में है ना, वो तो जी इट टेक्स टाइम, अगस्त सितंबर नवंबर, तो अब वहां पे देखिए 2 महीने और है। नहीं, अब आप देखिए कि वो जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसकी वजह से अमेरिका के अंदर कितनी पोलराइजेशन और इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, और वो इनस्टेबिलिटी जो है, जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने जो है हर्ट किया बहुत, ठीक है,
तो अब वही हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी वो पॉलिटिकल अनरेस्ट और इनस्टेबिलिटी और वो हर्ट कर रही है कि कौन आएगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, और इस वक्त जो उनकी सोसाइटी है वो एक स्ट्रेच की तरफ जा रही है, वो उसमें एक बाहिमी तनाव आ रहा है। तीसरा हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त अगर हम इंटरनेशनली देखें तो लंदन में इस वक्त, यूके में इस वक्त इज बर्निंग, यूके में इस वक्त एग्जैक्टली, हाँ, वो तो ऑलरेडी उन्होंने रिसेशन अनाउंस कर दिया है। रिसेशन अनाउंस तो कर दिए, मगर वहां पे देखिए ना कि उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं, जिनको हम सबसे ज्यादा महज़िब तहजीब याफ्ता अक़वाम कहते हैं, वहां पे किस तरह से लोग पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, किस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं। अभी वहां पे इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट संभलने की बात थी। तो ओवरऑल हम देखें कि जो बिग इकोनॉमीज हैं वो इस वक्त जो है, जो दुनिया की इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं, वो इस वक्त ट्रबल में हैं। और वो जो है, जब वो ट्रबल में है तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ेंगे। राइट, मैं अमीन यूसुफ साहब से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, गोल्ड की जो लोकल प्राइसेस इसलिए बढ़ी कि लोगों के पास कोई एवेन्यूज़ नहीं है। वो पहले डॉलर लेते थे, वो गोल्ड ले रहे हैं क्योंकि बस अब डॉलर को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वजह भी है। पाकिस्तान में भी अगर आप ऐसा है कि लोग गोल्ड ले रहे हैं और डॉलर लेने को तैयार नहीं है। देखिए बिल्कुल, अब उनको पता है कि ऊपर जानी नहीं है प्राइसेस, करेंसी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, वीक तो नहीं होगी, क्योंकि आपके पास रिजर्व विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ेंगे। जब IMF भी आपका अप्रूव हो जाएगा और दूसरी जगह से भी आपको पैसे आएंगे तो डॉलर की डिमांड तो ऑब्वियसली कम है। और इसी वजह से गोल्ड की आप देखें लोकल भी जो है लोग इस तरफ भी जा रहे हैं, रुझान ज़्यादा है। राइट अच्छा अमीन यूसुफ साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि एक तरफ राजा कामरान साहब ने काफ़ी डिटेल बात की कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो अब US मार्केट के हवाले से जो हमारे पास एक ऑप्शंस क्रिएट होते हैं, तो हमें भी कुछ मार्केट्स ढूंढ लेनी चाहिए, हमें भी थोड़ा सा अपना फ्यूल के लिए थोड़े इंतजाम कर लेने चाहिए, थोड़ा सा ऐसे उन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए जो आ सकते हैं इस इंटरनेशनली एक रिजिडनेस के बाद। तो क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें? देखिए आपने बिल्कुल अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा, क्योंकि हमें करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे भी हम काम कर रहे हैं, जैसे आपको ने चाइना के साथ मुआहदा किया है कि BYD मैन्युफैक्चर करेगी, तो ये भी अच्छी चीज़ है। जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स आपके पास पाकिस्तान में आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स भी आ गई हैं, मोटरसाइकिल्स भी अब अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियसली एक रुझान है, लेकिन सोलर पे हमें जो है ना काम करने की ज़रूरत है फास्ट ट्रैक पे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सोलर पे भी लोग आ जाते हैं, वहाँ से भी। देखिए ऑयल पे रिलाई कम होगा, अगर आपके फर्नेस ऑयल यूज़ हो रहा है या दूसरी चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो उस पर आपको इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये टास्क फोर्स बनाई है कि पावर टैरिफ्स के जो इश्यूज हैं, पावर के जितने भी इश्यूज हैं, उनको टैकल करने के लिए, मोहम्मद अली साहब है जो पहले रह चुके हैं, उनको टास्क दिया गया है। स्टेट मिनिस्टर भी, बिल्कुल स्टेट मिनिस्टर भी है, और प्लस उन्होंने सारा काम किया हुआ, सारा होमवर्क किया हुआ है, तो अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा, देखिए हमें क्या करना है, इंपोर्ट कम करनी है ऑयल। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी भी थोड़ा सा संभाल की तरफ आई है। हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा उसमें भी एक जो कैओस था, जी, अब लोगों को लग रहा है कि मसले हल होंगे, अब हल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए एक होमवर्क किया गया है। अगर कोई बंदा सीट पे बैठा हुआ है और इंटीरियम गवर्नमेंट में इन्होंने इतना काम किया है, तो ऑब्वियसली वो सारा होमवर्क जो है वो जाया नहीं जाएगा और सारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ सोल्यूशन अब निकलेगा। और प्लस मैं ये कहूँगा कि देखिए जो मीटर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के मीटर होते हैं, उसमें ना प्रीपेड कार्ड होने चाहिए। और ये सिस्टम कुंडा सिस्टम सारा खत्म होगा जब तक नहीं होगा, जब तक आप ये सिस्टम लेके नहीं आएंगे, जितनी आपकी कंजम्पशन इतने का आप कार्ड लें और चलाएं, तो फिर आपका कुंडा कहाँ से लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं, उसके लिए फिर मीटर अलग लगेंगे, फिर एक और आवाम खर्चा करेगी, तो फिर वो अभी पहले ही एक दफा का पेन है ना, एक दफा का पेन है, तो लोगों को रिलीफ मिलेगा ना। जो कंज्यूमर्स हैं, जो कुंडे की कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, इलीगल यूज़ कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट तो दूसरा कंज्यूमर बेयर कर रहा है। तो एक दफ़ा गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, या तो फिर आप और से बजट कम करते हैं यहाँ पे कर ले, तो हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। और ये जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के, वो काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। राइट और दूसरा ये मैं राजा साहब से पूछना चाहती हूँ, चाइनीज़ जो एक करेंसी के हवाले से हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, पैंडा बॉन्ड्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो क्या अब पाकिस्तान इस तरीके की बॉन्ड्स को ज़्यादा एक हमारे लिए वायबल होंगे? क्योंकि अभी जैसे अमीन साहब ने कहा कि डॉलर से ज़्यादा वो गोल्ड लेना लोग पसंद करेंगे, तो क्या पाकिस्तान को भी इस टाइप की कोई मेजर्स लेने चाहिए? देखिए हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसमें जो लेन देन है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। दुनिया में करेंसी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। अब अगर हम देखें, जो मिसाल देते हैं कि SDR है, IMF जो कर्ज देता है वो डॉलर्स में नहीं देता, वो कि हम मेजर उसको डॉलर में करते हैं, मगर वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स में देते हैं जो SDR कहलाता है। SDR में दुनिया की तमाम बड़ी करेंसी शामिल हैं, जिसमें डॉलर है, जापानी येन है, RMB है, चाइनीज़ है, पौंड है, यूरो है। तो ये तमाम
5-6 करेंसीज मिलके एक बड़ा चंक बनाती हैं जिसके जो IMF यूज करता है। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर की जो डोमिनेशन है वो भी अब बड़ी करेंसीज जो हैं वो उसको खत्म कर रही हैं। तो हमें जो है अपनी जो डेट मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल डेट मैनेजमेंट है, उसको भी डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। हमें अपनी डेट मैनेजमेंट को जैसे चाइना है, अब दुनिया में ये बात आ रही है कि क्या चाइना जो है अमेरिका को अपनी इकोनॉमी के लिहाज से पीछे छोड़ रहा है। मेरे ख्याल से वो छोड़ चुका है, बस वो जो है अब उसको रियलाइजेशन होना बाकी है। तो हमें चाइनीज़ करेंसी में और चाइना के साथ अपनी जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, हमारे पास इंपोर्ट के रिलेशनशिप और एक्सपोर्ट के रिलेशनशिप तो हैं, मगर हमने चाइना मार्केट में अभी तक हमारा जो है फाइनेंशियल रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो हम तो चाइनीज कमर्शियल बैंक से भी लोन ले रहे हैं जी, हम ले रहे हैं, मगर अब जैसे पांडा बॉन्ड पर जा रहे हैं, चाइना के कमर्शियल बैंक में जा रहे हैं, चाइनीज बैंक पाकिस्तान में आकर अब ओपन हो रहे हैं, ICBC जैसे आया था और दीगर चाइनीज बैंक आए थे। तो इस तरह से हम चाइना की जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे अब बैठे हुए हैं हमारे साथ स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर रहे हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग चाइनीज है। तो अब हमारे पास जो फाइनेंशियल 40% है ना, 40% स्टेक है। मेजॉरिटी सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो चाइना है, ठीक है। और तो जो कंट्रोल है वो भी चाइनीज के पास है। तो बाकी जो है कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास हैं, कुछ जो हैं पुराने ब्रोकर्स के पास है। सो चाइना अब इन्होंने जो सॉफ्टवेयर वहां पर ट्रेडिंग का लेकर आए हैं वो भी चाइना का बना हुआ लेकर आए हैं। और अब यही बात हो रही है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को जो है चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेंजन के साथ जो है मर्ज किया जाए और वहां दो तरफा ट्रेडिंग हो सके। लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं, उसके ऊपर कोशिशें की जा रही है। एग्जैक्टली, क्रॉस लिस्टिंग की बातें हो रही है। पहले हमारी जो डेस्टिनेशन होती थी वो लंदन होती थी जी, ठीक है। अब हमारी एक और डेस्टिनेशन आ गई है, वो चाइना भी आ गई है। सो हमारे पास एवेन्यूज खुल रहे हैं ना, हमारे पास एवेन्यूज में ऑप्शंस जी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आपके पास जब ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो आपको बेस्ट प्राइस मिलती है। तो जब आप चाइना से चाइना बॉन्ड मार्केट में जाएंगे, चाइना के साथ ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड मार्केट में जाएंगे, तो वो फिर उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी आएगी, उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आएगी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने में। इस वक्त हम उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहे हैं, हमें उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनना है ताकि वो हमारे पास ट्रेड के लिए आए, हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट के लिए आए। सो हमें इस तरह से अपने आप को जो है इंटरनेशनली जो है अपनी एक्सपोजर को बढ़ाना है। हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ तो हैं, हम चाइना के साथ भी मिलें और दीगर जो दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और बॉन्ड मार्केट्स हैं उसके साथ हमें मिलकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल, आपने सही बात कही। मैं अमीन यूसुफ देखिए, साहब एक से मीटिंग पूछती भी हूँ। हुई थी SCCP की और स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और चाइनीज़ के साथ काफ़ी उसमें हुआ है कि आगे फर्दर कोऑपरेशन होगा और काम होगा। प्लस इसमें देखिए एक और चीज़ भी है कि हम कहते हैं कि दूसरी मार्केट्स की हम बातें हैं कि ये बॉन्ड्स होने चाहिए। जिस मुल्क से हम ट्रेड कर रहे होते हैं दूसरे मुल्कों से भी हम बॉन्ड्स कर सकते हैं, सऊदी से भी कर सकते हैं, UAE वालों से भी कर सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी ट्रेडिंग इंपोर्ट कहाँ से किस मुल्क से है। तो इस किस्म से हमें एक अरेंजमेंट हमारा बन जाए, जैसे चाइना से तो बन रहा है तो दूसरी कंट्री से भी बन सकता है कि इंपोर्ट हमने देखनी है कि फर्स्ट अगर हम चाइना से करते हैं, सेकंड कंट्री लार्जेस्ट किससे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हमें वो उसको भी एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मसले मसाले काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। अच्छा अमीन साहब, एक तरफ ये कि हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मर्क्स जो कि एक कंपनी है, FDI के हवाले से बात हो रही है, कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए ऐसे FDI आना, और ख़ासकर ये $2 बिलियन जो कि शिपिंग कंपनी है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उस पर तो ऑब्वियसली है इसके ड्रेजिंग के मसाइल जो हमारे पोर्ट के इश्यूज़ हैं पहले से ही, चाहे वो गवादर पोर्ट हो चाहे और कराची के हवाले से। तो अब आपको क्या लगता है कि ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट तो है, अपॉर्चुनिटी तो है पाकिस्तान के लिए? देखिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। देखिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो चले जाती है, FDI यहाँ पे रहती है। अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो फर्दर इनको अगर एक्सपेंशन करना होगा तो और भी आपके पास पैसे आ सकते हैं। प्लस देखिए पाकिस्तानी मार्केट बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी हमारी इंपोर्ट है, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी, अगर वो आ रहे हैं तो देख के आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं इनको बिजनेस मिल रहा है क्योंकि हमारी इंपोर्ट इतनी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली शिपिंग लाइन्स तो यूज़ होती हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, विन विन फॉर देम एज वेल। तभी वो इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं, इतनी बड़ी मार्केट है हमारी भी, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी कम है, तो उसके लिए शिपिंग लाइंस यूज़ होते हैं, कंटेनर्स यूज़ होंगे, सारी चीज़ें यूज़ होंगी। और प्लस जब FDI आती है तो फर्दर और इन्वेस्टमेंट भी आएगी। फर्दर करें अगर 2 बिलियन की आएगी, फर्दर पैसेज ऑफ टाइम विद इन 2-3 ईयर्स में उनको और एक्सपेंशन करना हो तो FDI और आपके पास आएगी। पोर्टफोलियो तो चले जाती है, FDI यहाँ पर रहती है। एग्जैक्टली, और ये आपको बताते चलें कि एक डेनमार्क की कंपनी है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। $2 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट होगी, 2 साल के अरसे तक में ये आएगी।
जिससे तमाम पोर्ट के जो इश्यूज होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ड्रेजिंग के हवाले से और भी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, इनमें जो है वो ये मददगार होगी और इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बिजनेस भी आएगा। सो मैं राजा कामरान साहब से पूछना चाहती हूँ, राजा कामरान साहब, एफडीआई के हवाले से और जो कि एसआईएफसी के थ्रू ग्रैब करने की बातें की जा रही थी, वो अब तक कहाँ पहुँचा और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अब पाइपलाइन में हैं? देखिए, आपने मर्स की बात की है, वो ला रही है। इससे पहले जो यूएई की कंपनी थी डीडब्ल्यू जी, वो भी जो है पाकिस्तान में एक बड़ी इंपोर्ट कर चुकी है और उन्होंने अपने जो टर्मिनल है उसके एक्सपेंशन का ऐलान किया है कराची पोर्ट पे। देखिए कि आप ये क्यों आ रही है, क्या ये पाकिस्तान की सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हैंडल करने के लिए आ रही है? जवाब है नहीं। अब दुनिया में ये देखा जा रहा है कि तेजी से जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, वहाँ पे आप देखिए कि एफडीआई कितनी तेजी से आ रही हैं। वहाँ पे जो है एनर्जी, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन वी हैव, नहीं, देखिए हमारे पास पॉपुलेशन है मगर हमारा जो लिंकेज लैंडलॉक कंट्रीज से बनता है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और अफगानिस्तान है। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर जो उनका पोटेंशियल है वो उसके मुताबिक वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो अगर मॉस्को की तरफ जाती हैं तो उस तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशंस होती हैं और वहाँ पे शिपिंग बहुत मुश्किल होती है। तो वो अब कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये काजाकिस्तान और इनके साथ एक जो सीपैक की तरह पे एक वही जो है उसको एक्सटेंड किया जाए और इस पर बहुत तेजी से और बहुत सीरियसली काम हो रहा है। अफगानिस्तान में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं सिक्योरिटी के, मगर जैसे जैसे तालिबान की जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है वो बढ़ती चली जाएगी तो हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में भी जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो हल होते चले जाएंगे। अब बहुत बड़े पैमाने पर जो है तुर्कमेनिस्तान से ट्रकिंग जो है कराची पोर्ट पर आ रही है, वो अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कराची पोर्ट पर इंहिसार कर रहे हैं। तो दीगर जो सेंट्रल एशियन कंपनीज हैं वो भी कर रही हैं। तो इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं, पेट्रोलियम के बहुत बड़े ज़खायर हैं और वो पेट्रोलियम और गैस जो है वो अगर एक्सपोर्ट होनी है तो उसको सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचना है। पाकिस्तान से वो शिप्स में लोड होगी और वो जाएगी। तो ये जो बड़ी कंपनीज आ रही हैं जैसे यूएई की जो डीडब्ल्यू वाले हैं, पोर्ट ऑफ वर्ल्ड वाले हैं और ये जो मर्स वाले हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें फ्यूचर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर जो है शिपिंग जो है वो बढ़ने वाली है, एक तो सीपैक में और दूसरे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। और इसी में ये बात कही जा रही है कि शायद रशिया भी पाकिस्तान के रूट को यूज करे। और जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी, ये पूरा एक सिनेरियो, एक माइंडसेट है और इसमें हमारे पास जो एक मामला है वो अफगानिस्तान में अमन अमान का है। अगर वहां पे हो जाता है तो बहुत बेहतरी होगी। अब देखिए चीन और अफगानिस्तान के दरमियान जो वाखान कॉरिडोर है उसकी तैयारी हो रही है, उसको बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान भी वाखान कॉरिडोर से जो है मुंसलिक होना चाह रहा है ताकि वहां से वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बहुत करीब हो जाएगा और हमारे चित्राल से होते हुए फिर इस तरह से एक मजीद कनेक्टिविटी हो जाएगी। एक कनेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान के हवाले से तेजी से बढ़ रहा है, जिसको अभी हम शायद फोर्सी नहीं कर पा रहे। दुनिया इसको फोर्सी करके यहाँ पर आ रही है। 2 बड़ी शिपिंग लाइंस पाकिस्तान में आ गई हैं और भी जो है आप देखिएगा आएंगे और बहुत जल्द जो है हमें ये पोर्ट सेचुरेट होती हुई नजर आएंगी और हम देखेंगे कि गवादर के अलावा दीगर पोर्ट्स भी पाकिस्तान में बनेंगे और वो ऑपरेट एग्जैक्टली। चाइना तो गवादर को पहले ही बहुत अरसे से डाइवर्सिफाई करने के लिए या फिर कहते हैं ना नजर रखे हुए है, तो ये तो नजर रखी हुई है उन्होंने। मैं अमीन साहब से पूछूंगा, अमीन साहब स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें, अगर हम थोड़ा सा रीजन में या रीजन से बाहर भी नजर डालें, हम ताइवान की मार्केट को आज देख रहे हैं 57 ईयर्स डाउनफॉल आज देखा गया है और बहुत ज़्यादा ये वर्स्ट डाउनफॉल है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिएक्शन वहीं पे हुआ है। तो क्या वजह है? एक तो इंटरनेशनली मार्केट्स में इतनी गिरावट और दूसरा ये कि पाकिस्तान में अब हम जो ट्रेंड है, हमारी मार्केट ने 82,000 का लेवल भी टच किया, दोबारा अभी 77,000 के लेवल पे स्टेबल है। क्या दिखाई दे रहा है आगे कहाँ जाना है मार्केट को? देखिए मार्केट ने ऊपर ही जाना है क्योंकि मार्केट देखिए करेक्शन लेके काफ़ी पॉइंट्स 5,000 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए हैं। वो इसलिए कि रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट्स में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज़ के, उस पर ऑब्वियसली मार्केट इम्पैक्ट लेगी। प्लस ये कि फ्यूचर में भी लग रहा है कि अभी जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें भी बड़ा कट आएगा, तो वो भी एक मार्केट को सपोर्ट करेगी और जो फिक्स में पैसा पड़ा हुआ है वो मार्केट में आएगा क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई एवेन्यूज नहीं। गोल्ड में देखिए गोल्ड जो है, गोल्ड तो उसकी अलग बात है, वहाँ लिस्टेड तो है नहीं, लेकिन इसमें कि ईटीएफ्स होने चाहिए गोल्ड के। मैं कहूँगा कि ईटीएफ्स ला के इससे क्या होगा, यहाँ पे भी मार्केट में ट्रेड होगी। दीजिए कि ईटीएफ्स एक्चुअली होती क्या है? बास्केट होता है, उसमें हर एक अगर 10 शेयर्स हैं तो उसके एक शेयर होता है, उसका
अगर ऑयल का बास्केट ETF बनता है तो जितने भी ऑयल की कंपनीज के स्टॉक्स हैं ETFs वो आ अभी तक जाएंगे। हमारी मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं होते नहीं देखिए, ज़्यादा। मैं एक ज़माने में 2008-9 में हमने कोशिश की थी कि एक शेयर का हम कॉन्सेप्ट लेके आए थे, लेकिन ऑड लॉट में लोगों ने कहा ऑड लॉट खत्म कर दिया आपने मार्केट, और इससे प्रॉब्लम हो गया लोगों को, तो फिर वो फिर रह गया। लेकिन देखिए ETF में क्या होता ETF आना है, चाहिए। ETF आप बैंक का ला सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर का, ऑयल का ला सकते हैं, सीमेंट का। एक इन्वेस्टर आता है, उसको पता नहीं कौन सा स्टॉक लेना, उसको पता है कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा, लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सीमेंट सेक्टर ऊपर जाएगा, ऑयल सेक्टर अगर ऊपर जाएगा, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, तो ये ETFs में काम करना आसान होता है क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक सेक्टर वाइज होती है। इससे क्या होगा, देखिए ये अगर प्रोडक्ट्स आते हैं, ऑयल के भी आ सकते हैं, गोल्ड के भी आ सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो सकती है, जबकि पीमैक्स भी है, पीमैक्स में भी काम होता है। लेकिन ETFs हम ला के पर्टिकुलर सेक्टर के ला के, उससे क्या होता है कि जो लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं लेकिन उनको पता है कि भाई सेक्टर में ग्रोथ है तो मैं सेक्टर ले लूँ। पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए चूज़ करना इतना आसान नहीं होता कि उसमें आपको पूरी हिस्ट्री उसकी देखनी होती, फाइनेंशियल देखनी होती है कि कंपनी सही काम कर रही है नहीं, कंपनी रिटर्न दे रही नहीं दे रही है, कोर इनकम उसकी फाइनेंशियल उसकी बिजनेस से आ रही नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें लोग क्या करते हैं, फिर फंड्स की तरफ जाते हैं। लेकिन ये इस किस्म की चीज़ें लाएंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेगी, मार्केट में ट्रेंड भी बढ़ेगा, मार्केट में वॉल्यूम्स भी आएंगे। देखिए हर कोई बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल हर कोई होना भी चाहिए, क्योंकि जी, स्टॉक बिल्कुल। मार्केट में जब कोई आता है इन्वेस्टर तो उसका यही रुझान होता है कि वो आए तो कुछ ना कुछ लेके जाए, कोई प्रॉफिट अर्निंग करे। मैं राजा कामरान साहब से पूछती हूँ, पावर के टैरिफ्स के इश्यूज को जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने टास्क फोर्स बनाई, मैंने अभी यहाँ पर अमीन यूसुफ साहब से ही पूछा, तो इसमें जो IPPs का इशू है क्या वो भी आपको सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो अभी सिचुएशन देखी गई, IPPs के हवाले से जो क्वेश्चंस रेज किए गए और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए गए कि हाँ अब इन चीज़ों को टैकल किया जाएगा, तो कैसा लगता है कि अब आने वाले दिनों में पावर सेक्टर के इशूज सॉर्ट आउट होंगे, खासकर इंडस्ट्रियल लेवल पे? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को भी compete करना है, जो रीजनल सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी तैयारी करनी है, और उस तैयारी के लिए जब तक हमारी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी जब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो राजा साहब प्लीज़ ज़रा बताइएगा। देखिए IPPs के हवाले से अभी आपने जो गुफ्तगू की है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको डिस्कस किया जाए और उस पर जो है काम किया जाए। गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई है और वो IPPs के जो मामला है उसको देखेगी, मगर IPPs के हवाले से बहुत हद तक मुझे ये लगता है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो गवर्नमेंट और सॉवरेन गारंटी देकर किए हुए हैं। हमें एक फॉल्स होप नहीं देनी चाहिए कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, मगर ये है कि कुछ ना कुछ इसमें काम होगा। मगर अभी जो 5 साल के लिए जो एक कर्जों के हवाले से IPPs के गुफ्तगू जारी है चीन के साथ, अगर उसमें हमें कामयाबी होती है, और होपफुली मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इस पर बात हो गई है, और तो इसके जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास आएगा, और हमारे पास जो लॉन्गर पीरियड के लिए जो कर्जे हो जाएंगे, तो जो लोन की रीपेमेंट के मसाइल हैं हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके, जब वो हल होंगे तो हमारे पास बिलों में जो है कमी आएगी, क्योंकि हमारा जो टैरिफ है उसमें हर चीज़ बिल्ट इन होती है कि किस तरह से आपने टैरिफ को डिटरमिन करना है। टैरिफ में US इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन बिल्ट इन है कि अगर अमेरिका में महंगाई होगी तो आपके पास भी महंगाई होगी, अमेरिका में अगर कीमतें कम होंगी तो यहाँ पर भी कम होंगी। इसके अलावा डॉलर जो है वो भी हमारे पास है, अगर डॉलर की कदर में बढ़ता है तो हमारे पास बिजली महंगी हो जाती है। इसके अलावा जो मकामी इन्फ्लेशन है, मकामी इंटरेस्ट रेट है, वो भी, तो ये इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम हो रहा है स्टेट बैंक का, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। और हम अगर अपने कर्जों को रीशेड्यूल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आएगा। कर तो लिए हैं, हमारे पास चाइना से भी बात हो गई है और IMF से भी। अभी वो बात हुई है, अब अगर उसका जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, उसकी लैंग्वेज, उसकी तमाम चीज़ें ड्राफ्ट होकर फाइनलाइज नहीं होंगी और वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उस वक्त तक हम कोई रिलीफ का ऐलान नहीं कर सकते। मगर देखें कि ये एक पाकिस्तान में इस वक्त अगर गवर्नमेंट की एक की अगर पॉइंट देखें जो कि सबसे ज़्यादा पेन कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो यही है पावर टैरिफ। एक अभी इस जगह धरना बैठा हुआ है और लोगों में इस वक्त रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा है पावर टैरिफ के हवाले से, और जो कि ट्रू भी है क्योंकि बहुत तेज़ी से ये पावर टैरिफ बढ़ा है। तो इसमें हम अपनी और इस पावर टैरिफ के बढ़ने से हमारे पास जो कंजम्पशन है वो कम होती चली जा रही है। पिछले लोग चाहते हैं कि कम खर्च करें ताकि कम बिल आए, लेकिन उसके बावजूद 9% बिजली कम हुई है, जबकि हमारे पास बिजली महंगी क्यों हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास बिजली की जनरेशन की जो है जिसपे ईंधन लगता है वो महंगा नहीं है। हमारे पास वो बिजली जो आइडल पड़ी हुई है, जो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जो बिजली के घर हमने लगाए हुए हैं,
वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पड़ रहा है ये बिजली जो इंडिविजुअल पावर प्लांट्स हैं, जिनको हम आईपीपीज कहते हैं। आईपीपीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, मगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इनको गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है कि आप दीज आर 40%, 60% आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए इसमें एक चीज और है कि जो चोरी हो रही है, कुंडा लग रहा I'm है, right उसको ना? तो कंट्रोल करें पहले। वो तो हो सकता है ना, चलो लोन हो जाएंगे, लेकिन विद द पैसे उसके लिए क्या इनिशिएट लिया गया है? देखिए चोरी उसके लिए तो कोई इनिशिएट है ही नहीं। 600 बिलियन रुपीस की चोरी हो रही है बिजली सालाना। उसको फिर कैसे नहीं है? लाइन लॉसेस को कैसे खत्म लाइन लॉसेस नहीं, लाइन लॉसेस में चोरी भी है ना। 600 बिलियन का मतलब ये है तकरीबन ये 2-2.5 अरब डॉलर बनते हैं साल के। 2.5 अरब डॉलर बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अगर आप इसको रोक लेते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होगा। आपने प्राइवेट देखें, इसका सबसे अहम और बेहतरीन हल ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आपने डिस्पोज को प्राइवेटाइज करने शुरू कर दिया। एक तरफ हमारे पास सोलर का भी ऑप्शन है ना, थर्कोल पावर प्लांट्स, ये डिफरेंट हमारे पास पावर प्लांट्स भी हैं। दूसरा ये कि हमारे पास ऑप्शन ये कि सोलर भी हर घर में लग चुका है। हमारे पास सस्ती एक बिजली का जो ऑप्शन है वो है। लोग क्या कर रहे हैं कि दिन में तो ऐसे ही सोलर के ऊपर चला रहे हैं, तो ये भी तो एक ऑप्शन है और इससे भी तो फायदा उठाया जा सकता है। इससे जो है ना, जो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी है वो मोर एक्सपेंसिव हो रही है। नहीं तो उससे एक इंडिविजुअल को तो इंडिविजुअल का फायदा एक है, मगर हम ग्रिड की बात करते हैं ना, सबसे पहले ये है। एक पॉइंट इनको भी रेस करने देना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको करना है ना चोरी खत्म करनी है तो एरिया वाइज आप यूटिलिटीज कंपनीज बना लें। अगर फर्स्ट करे कराची, अगर एरिया वाइज तो उन्होंने पहले मीटर लगाए हुए हैं हर उसके ऊपर। नहीं देखिए कंट्रोल करना आसान होगा। एक पूरी कराची इलेक्ट्रिक है, हर जगह जाके तो नहीं कर सकती ना उसको। दुनिया भर में ये होता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक कंपनी नहीं होती, मोनोपोली नहीं होती, 2-3 कंपनीज होती हैं। आपके पास ऑप्शन, आप इससे ले नहीं ले, तो आपको उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, एरिया वाइज स्प्लिट करना पड़ेगा, 3 सेक्टर्स में करना पड़ेगा, तब जाके आप कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एक बड़ी चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अमीन साहब ने बोला एक तरफ के प्रीपेड कर लेना, तो प्रीपेड का हमारे पास ऑप्शन है। जवाब देता हूँ। देखिए ये एक दिन में नहीं होता है, इसकी मरहलावार होता है। पहला मरहला जो है पाकिस्तान में वो अचीव किया गया है और कॉम्पिटिटिव बायलैटरल ट्रेडिंग मार्केट का जो क्याम है वो अमल में लाया गया, जिसको CTBCM कहते हैं। जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज चला रहे हैं ना, इसी तरह से CTBCM में बिजली की कैपेसिटी और बिजली की जो पावर है उसकी खरीदो फरोख्त होती है। हर घंटे में होगी। CPPAG को इसका स्पेशल टास्क दिया गया और तमाम अब जो नए जितने पावर प्लांट आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो CTBCM पर होंगे। मगर अभी ये जो हमारे पास इस वक्त पावर प्लांट लगे हुए हैं वो CTBCM पर नहीं है, वो गवर्नमेंट गारंटी पर है। तो बतदरीज हम उस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो हम कह रहे हैं कि प्रीपेड कार्ड वाले अगर हम मीटर्स लगा देंगे तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा टेक्नोलॉजी शिफ्ट है। उसके लिए देखिए हमारे पास इंटरनेट अक्सर बंद हो जाता है। अगर प्रीपेड कार्ड के हमने इंटरनेट बंद कर दिया तो वो कार्ड बंद हो जाएंगे। सो ये है। इसके अलावा आप ये देखिए कि इंग्लैंड कैसे बंद होंगे, ये तो हमारे पास नहीं, ये देखिएगा ये GSM, उसका GSM मोबाइल कार्ड लेते हैं, उस पे आप नंबर होता है, आप डालते हैं तभी चीजें चलती हैं। अच्छा एक चीज और है, मैं उनको लेट हिम आंसर पहले मैं ये बता दूं। देखिए यही जो सिस्टम है ये बरतानिया में मौजूद था और बरतानिया में जो यूक्रेन जंग से पहले और उसके बाद जो एनर्जी पॉवर्टी यानी तवानाई की गुर्बत, इस पर मैंने तफसील से लिखा है। आप कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा अमीन साहब। वो आइडिया आया कि जी तवानाई की गुर्बत पैदा हो गई है। बोरिस जॉनसन की इस पर हुकूमत चली गई कि उसने कहा कि जी जो रिटायर्ड लोग हैं वो बसों में ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं क्योंकि उनके घर में वो हीटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें उसने कहा जी मैं ज़्यादा कार्ड दूंगा लोगों को कि वो बसों में ट्रैवल करें। उसने कहा उस पर उसकी हुकूमत चली गई बोरिस जॉनसन की। सो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं पूरी दुनिया में। ये ऑप्शन वायबल नहीं है तो कौन सा ऑल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है जिसको हम अभी अडॉप्ट कर सकते हैं? हमारे पास फौरी तौर पर अपनी कंजम्पशन को बढ़ाना है ताकि हमारे पास जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो 20 और 24 रुपए पर चले गए हैं, वो 10 रुपए से कम पर आए। जब हम उसको 10 रुपए से कम पर लाएंगे तो हमारी बिजली ओवरऑल सस्ती होगी। हमने ये पावर प्लांट्स इसलिए लगाए थे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सके। जो हमारे पास एक लोड शेडिंग के इश्यूज थे उनको भी सॉर्ट आउट किया गया। उनको पता है कि कहाँ चोरी हो रही है। कराची इलेक्ट्रिक को नहीं पता कहाँ कुंडे लगे हुए हैं, तो उसको क्यों इनिशिएट नहीं होता? बाकी तो पूरा मुल्क भी तो है आपके पास। कराची इलेक्ट्रिक की बात करें मैं आपको बताता हूँ, जब 2005 में कराची इलेक्ट्रिक जो थी प्राइवेटाइज हुई थी तो उस वक्त कराची शहर में 35 से 40% चोरी थी। इस वक्त वो चोरी कम होकर 14% 15% पर आ गई है। इसके अलावा देखिए हमारे GM साहब जो है ये
सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक ये है कि इन्होंने इस तमाम चीज़ों में कलीदी किरदार अदा किया है। और सरदार मसूद लोनी साहब हमारे मोहतरम MPA साहब हैं, मीर आसिम कुर्द गेलू साहब हमारे मिनिस्टर साहब हैं, सलीम कोसा साहब हमारे मिनिस्टर साहब हैं, मीर अब्दुल करीम नौशरवानी साहब हमारे सीनियर सियासतदान और एक्स मिनिस्टर साहब हैं, अजी नूर मोहम्मद दुमड़ साहब हमारे मिनिस्टर साहब हैं, मोहम्मद खान लेडी साहब हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हमारे ज़रक खान मंदोखेल अली और हमारे ज़रक खान मंदोखेल MPA साहब हैं, और हमारे सीनियर सियासतदान अजी अली मोहम्मद जतक साहब जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर हैं, तो और हमारे आगा साहब जो आज इधर बैठे हुए हैं, हमें माशाल्लाह बरकत बख्श रहे हैं। आज का वो साउंड सिस्टम थोड़ा ख़राब है, मैं अपनी बात को थोड़ा मुख्तसर रखता हूँ। आज मैं सबसे पहले जो हमारे भाई और बहन जा रहे हैं उम्रे के लिए, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे गफ़ार मियाँ खिल साहब और हमारे GM साहब जो मार्केटिंग इस्लामाबाद से आए हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनकी काविशों से आज ये हम लोगों का एक जो हक था या हम लोगों का एक मजबूरी थी वो पूरी हो गई। और खुदा के फजल से जो यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं उम्रे पे, उनका कम से कम 5 दिन आने जाने में बच जाते हैं, और कम से कम 1 लाख रुपए उनका किराया और ख़र्चे का बच जाता है। यहाँ से जो उम्रे के लिए किराया है वो कराची से भी कम है और टाइम भी कराची से कम है, ये भी एक खूबी है। तो अल्लाह ये सिलसिले को कामयाब और जारी करे। तो इंशाअल्लाह मौका आ गया तो मैं बमाए कैबिनेट साथियों के हम खुद भी उम्रे के लिए जाएंगे। थोड़ा मौसम थोड़ा बराबर हो जाए, अभी तो मौसम बड़ा गर्म है, तो आप लोगों की हिम्मत है कि आप ये गर्म मौसम में जा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम वो करेंगे। यहाँ हमारा कोयटा ज़रा नेग्लेक्टेड शहर है। सबसे पहले तो इस्लामाबाद का फ्लाइट मसला है। 2 दिन PIA का फ्लाइट नहीं है इस्लामाबाद के लिए। उस दिन वो प्राइवेट एयरलाइंस वाले 50,000, 60,000, 70,000 तक किराया चार्ज करते हैं। हमारे गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल का तकरीब से खिताब। PIA का कोयटा टू जद्दा बराह रास्त ऑपरेशन का आगाज़। उन्होंने इंतज़ामिया को बराह रास्त ऑपरेशन के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नहायत मेहनत और मुसलसल काविशों के समरात हैं जो सामने आ रहे हैं। तमाम खुश नसीब लोग जो उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। इनकम जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के बाद थोड़ा सा सब लोग वहाँ से ऑफलोड हो जाएंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि उन लोगों के लिए कमोडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवाइस है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड ऑल टाइम हाई भी है, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है नियर फ्यूचर, क्या हम देखने वाले हैं? देखिए एक अगर किसी के पास 100 रुपए हैं तो सारे इन्वेस्टमेंट एक सेक्टर में नहीं लगा है। आपकी पर्सनल फोरकास्ट क्या है, आपको क्या लगता है देखिए कहाँ लग रहा है जाएगा? क्योंकि जिस तरह से यूएस की अगर इकोनॉमी में मसला है, डॉलर वीक होगा तो ऑब्वियसली गोल्ड जो है ना, लोग गोल्ड पे ज़्यादा सेफ समझते हैं, उसी पे जाते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे पाकिस्तान में जो है डॉलर पे अब नहीं जा रहे, लोग दूसरी चीज़ों पे जा रहे हैं, खासतौर पे गोल्ड को प्रेफर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आपकी रुकी हुई है, देखिए रियल एस्टेट अभी रुकी हुई है, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे 15-16% पे आ जाएंगे तो वो साइकिल भी चलेगा। देखिए एक पूरा साइकिल होता है हर चीज़ का, गोल्ड का भी होता है, रियल एस्टेट का भी है, स्टॉक एक्सचेंज का भी है, तो वो साइकिल चलेगा। होता ये कि जब यहाँ स्टॉक एक्सचेंज से लोग पैसा बनाते हैं वो कहते हैं कहाँ पैसा डालें, या तो गोल्ड में डालेंगे या रियल एस्टेट में डालेंगे, उनके पास कोई एवेन्यूज नहीं है। और रियल एस्टेट की क्या सूरत हाल है? देखिए जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप देखेंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें काफ़ी नीचे आ गई हैं। बिल्कुल अभी डाउन साइड, लेकिन सेंटिमेंट आहिस्ता, देखिए चीज़ें बेहतर होती जाएंगी
तो लोग कहेंगे हाँ हालात बेहतर हो रहे हैं और बेहतर अमीन होंगे। साहब एक चीज और बताइए कि जो आरडीएस में फ्लो आ रहे हैं, जी, काफी जी। फ्लोज हैं, जी जी तो क्या जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या ये इनफ्लोज आउटफ्लोज बन जाएंगे, या फिर उस वक्त जो है ये सिचुएशन सेम रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, अगर रेट इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग रियल एस्टेट में जाएंगे। रियल एस्टेट की प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं तो लोग उसको प्रेफर करेंगे, पैसा लेके लोग आएंगे। जिस तरह से पाकिस्तान के रिजर्व, हाँ, बाहर से भी पैसा आएगा। जी बिल्कुल आएगा। देखिए जब चीज़ें इकोनॉमी बेहतर होती जाएगी, उनको फेयर नहीं होगा कि भैया पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, आगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। लोग देखिए, इन्वेस्टर जो होता है ना, वो देखता है कि उसका पैसा कहाँ सेफ है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि उसके पैसा सेफ है, डूबेगा तो नहीं। अब तो ऐसे हालात नहीं होंगे, अब तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। राजा कामरान साहब, एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान के जो खासकर लोकल इन्वेस्टर्स हैं, एक तो उनको भी अच्छा पोर्ट्रे करना पड़ेगा, दूसरा ये कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ कुछ हैं और कुछ हमें खुद ढूंढना पड़ती है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए कैसी अट्रैक्शन पैदा की जाए कि वो पाकिस्तान की मार्केट में आए? बहुत सारे इन्वेस्टर ऑल दो आ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी, हम डेट ट्रैप में नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को लाएं और उससे बिजनेस बढ़ाएं। देखिए कल भी कुछ खबरें आई थी कि जो हमारे खलीजी ममालिक के दोस्त हैं, दोस्त ममालिक हैं, वो पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ये खबरें आ रही हैं कि रेकोटेक में सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। और देखिए जो कंपनी जिसने पूरे इंटरनेशनल डिग्री हासिल कर ली थी कि पाकिस्तान से वो $6 अरब ले सकता है, उसने अपनी वो $6 अरब छोड़ के उस प्रोजेक्ट में वो दोबारा उसको आने की कोशिश कर लिया। एग्जैक्टली रिविजिट कर लिया। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल बहुत है। ठीक है, दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत बड़े कॉपर के और सोने के ज़खायर हैं, उनको टैप करने की ज़रूरत है। दुनिया में जो न्यू गोल्ड कहा जा रहा है वो कॉपर को कहा जा रहा है। जिस तरह से अभी ये शुरू में बात कर रहे थे कि दुनिया जो है ना मल्टीपल जो फ्यूल से सिंगल फ्यूल की जानिब जा रही है। आप गाड़ियों में गैस पेट्रोल डलवाते हैं, घर में प्रोपिलीन यानी वो गैस यूज करते हैं, इसके अलावा बिजली यूज करते हैं। अब पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि खाना पकाने के लिए भी बिजली इस्तेमाल होगी, इंडक्शन ओवन आ गए हैं, गाड़ी चलाने के लिए भी बिजली इस्तेमाल होगी, और इसके अलावा जो हम बिजली जिस चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं तो वो होगी। उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर हमें कॉपर की ज़रूरत है ताकि वो बिजली जो है डिस्पैच सेंटर से लोड सेंटर पर आ सके। ठीक है ना, कारखानों से उठा के हम उसको ला सकें। और बड़े पैमाने पर हम देखेंगे कि दुनिया में रिन्यूएबल के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो लगेंगे, और रिन्यूएबल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रिमोट एरियाज में हैं। उससे जो लोड सेंटर है वहां तक बिजली लाने के लिए आपको तांबे की जरूरत है, पूरे दुनिया को जरूरत है। बिल गेट्स को मैं उस दिन सुन रहा था, उसने कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना हमें इतनी बिजली की जरूरत, तांबे की जरूरत है कि चांद के गिर्द कई घेरे जो हैं हम तांबे की जो तार के है वो बिछाएं, और ये काला सोना हमारे पास, और ये गोल्ड हमारे पास है। और अभी तो रेकोटेक की एक मिसाल है ना, इसी तरह से हमें अपनी बेस इंडस्ट्री की तरफ जानना होगा। हमने स्टील मिल बंद कर दी है, स्टील मिल के साथ जो तवार की स्टील मिल लगी है वो भी बंद पड़ी है। हमें उन स्टील मिल को रिवाइव करना होगा। हमें जो जैसे हमारे पास चिन्योट में आयरन ओर के ज़खायर हैं, उनको वहां पर माइन माउथ पर एक स्टील मिल लगाने की जरूरत है। अब हमारे पास देखिए पीआईडीसी मौजूद है, पीआईडीसी को हम इस तरह से करें वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे स्टील मिल्स लगाएं, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे और वहां से जो है एग्जिट कर जाए। सो हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक सुकुक बॉन्ड का एक टेस्ट तो लिया है और ये बड़ा कामयाब रहा है, तो यकीनन अगर आगे कुछ होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे आपका शेयर होल्डिंग है इसमें थरकोल में सिंध हुकूमत ने किया है और रेकोटेक में वफाकी हुकूमत ने किया है। इसी तरह से अभी तो हम माइनिंग में कर रहे हैं, इसी तरह से हम कह रहे हैं कि आप फैक्ट्रीज लगाने में इस तरह इसको इस्तेमाल करें, और जब वो इदारे लग जाएं तो उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाएं और गवर्नमेंट उसमें से एग्जिट कर ले। सो इस तरह से देखेंगे बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जब तक गवर्नमेंट साथ नहीं देगी तो इन्वेस्टर आते हुए घबरा रहा है। अब आपको 50 बिलियन रुपीस या 100 बिलियन रुपीस का एक प्रोजेक्ट लगाना है। देखिए बहुत तवील अरसे से पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगी जो $1 बिलियन की हो, ठीक है, और वो 100 मेगावाट बिजली ले सके। अगर पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास आइडल पड़े हुए हैं पावर प्लांट्स,
अगर हमारे पास 2-3 बड़ी इंडस्ट्रीज लगी तो ये बिजली फिर हमारे पास और अगर ये बिजली यूटिलाइज हो जाएगी अमीन साहब, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट का इशू है या रोला है वो खत्म हो बिल्कुल जाएगा। वो भी हो जाएगा और इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। देखिए जिस तरह से अगर इंडस्ट्रीज लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, तो सबके लिए बेहतर होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ देखिए साइकिल चलता है, जब ग्रोथ आपकी इकोनॉमी में आती है तो सब चीज़ें फ्लरिश करती हैं। तो ग्रोथ रेट अगर आपका बढ़ेगा, ये सारी चीज़ों से ही ग्रोथ रेट बढ़ेगा। अगर अपने इकोनॉमी को चलाना है तो ये सब चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी, इसके अलावा तो आपका ऑप्शन ही नहीं है। वेल काफ़ी डिटेल बात हुई, थैंक यू सो मच अमीन साहब ने ज्वाइन किया। राजा कामरान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली जो एक सिनेरियो चल रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और इनसे पाकिस्तान में कैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।